नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जैव विविधता टॉपिक के अंतर्गत अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पर बात की है, ठीक है। और इसमें हमने अभी तक देखा है आपसे कि जैव विविधता का अर्थ क्या है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था, जैव विविधता की परिभाषा क्या है, इस पर हमने अभी तक बात की है आपसे, ठीक है। और इसके बाद हमने भारत के संदर्भ में जैव विविधता को लेकर के बात की थी। इसके साथ साथ हमने दोस्तों अभी तक आपसे जैव विविधता का मापन, जो कि हमने 3 प्रकार से बताया था, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता, ठीक है। इसके बाद हमने जैव विविधता के प्रकारों पर बात की थी, जिसमें हमने आपको बताया था जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी अनुवांशिक विविधता, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी यानी कि प्रजाति विविधता और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिक तंत्र विविधता। इस पर हमने आपसे चर्चा की थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने इस पर बात की थी आपसे कि जैव विविधता का महत्व क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने 5 भागों में बांट कर देखा था। पारिस्थितिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व, नैतिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, इन सब पर हमने अलग अलग चर्चा की थी, ठीक है। आज हम बात करते हैं दोस्तों जैव विविधता के अगले पार्ट यानी पार्ट 3 की। और संभवतः ये जैव विविधता से संबंधित जो आपका वीडियो है वो लास्ट ही होगा, ठीक है। आज हम बात करते हैं जैव विविधता की हानि या नुकसान के कारण क्या हैं, यानी ऐसे कौन से ऐसे कारण हैं जो किसी भी स्थान की जैव विविधता को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट वाइज करके दोस्तों कि सबसे पहला कारण है अत्यधिक संसाधन शोषण या दोहन। सीधी सी बात है दोस्तों कि मान लीजिए किसी से क्षेत्र में जो संसाधन है, अगर वहाँ से आपके संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो इन पर निर्भर रहने वाले जो जीवधारी हैं उनकी संख्या क्या होगी, लगातार कम होने लगेगी। और जब संख्या लगातार कम होगी तो जाहिर सी बात है जैव विविधता का नुकसान होगा, ठीक है। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दोस्तों कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सभी प्रकार के कारणों को बूस्ट करता है, यानी कि वृद्धि करता है। क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि होती है किसी स्थान पर तो प्रत्येक जो जीव पैदा होता है वो पेट के साथ ही पैदा होता है और उसे अपना पेट भरने के लिए चीज़ों की आवश्यकता होती ही होती है, होती है। जिससे क्या होता है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में जो संसाधन वहाँ पर हैं, जब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी तो ये संसाधन लगातार कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर विदोहन करेगी और जिससे यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं की जो विविधता है वो लगातार कम होने लगेगी। तो ये भी आपकी जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है जैव विविधता के नुकसान का। इसके अलावा है दोस्तों प्रदूषण। प्रदूषण आपको पता है कई प्रकार का होता है, जैसे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, या रेडियोधर्मी प्रदूषण। यानी प्रदूषण आपका कई प्रकार का होता है। प्रदूषण का सीधा सा अर्थ होता है कि जो क्वालिटी होती है किसी भी तत्व की वो एक सीमा से ज़्यादा जब नीचे गिर जाती है तो वो तत्व हानिकारक होने लगता है, वही आपका प्रदूषण होता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में जब प्रदूषण बढ़ता है तो यहाँ के जो तत्व हैं उनकी क्वालिटी एक सीमा से ज़्यादा गिर जाती है, जिससे ये सारे तत्व हानिकारक होने लगते हैं और ये जीवधारियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इनकी जनसंख्या लगातार कम होती चली जाती है और जैव विविधता को हानि होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अत्यधिक वनों की कटाई। जब किसी क्षेत्र में वनों की कटाई बड़े पैमाने पर की जाती है तो इन वनों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके आश्रय यानी कि जो आवास होता है उसमें कमी होने लगती है। और जब आवास में कमी होने लगती है तो यह इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे कि जैव विविधता को हानि होती है, ठीक है। इसके बाद अगला कारण है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है दोस्तों कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, इसमें वृद्धि होना। जब किसी क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होती है तो वह जीवधारियों और वनस्पतियों को कई
तरह से नुकसान पहुंचाता है और उस क्षेत्र में जो संसाधन है वहाँ पर कमी होने के कारण जैव विविधता को हानि होती है। ठीक है। इसके बाद अगला कारण है बाह्य प्रजातियों का अतिक्रमण। इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र ये है, यहाँ पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन इस जगह पर उपलब्ध है। लेकिन मान लीजिए कि ये ए क्षेत्र है, ये बी क्षेत्र है। अब ए क्षेत्र के जीव जंतु जब इस क्षेत्र में अतिक्रमण करेंगे यानी कि आक्रमण करेंगे या रहने लगेंगे आकर के, तो ये संसाधन इनके लिए कम पड़ने लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ के जो जीव जंतु होंगे वो भी यहाँ से छोड़ करके एक दूसरी जगह चले जाएंगे, जिससे जैव विविधता को हानि पहुँचेगी। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों शहरीकरण या नगरीकरण। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक क्षेत्र है आपका इतना सा, अब यहाँ पर पेड़ पौधे हैं बहुत सारे। ठीक है। और दूसरा क्षेत्र है ये, यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। अब जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर हुई तो ये लोग रहने के लिए भूमि चाहिए होती है, तो ये इस क्षेत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है। और जब इस क्षेत्र का उपयोग करेंगे और ये और बढ़ेगा आगे, तो इस क्षेत्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। यानी कि शहरीकरण होने से भी जैव विविधता को हानि होती है। इसी प्रकार दोस्तों आपका औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण का मतलब है उद्योगों की संख्या में लगातार वृद्धि होना। जब उद्योगों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी तो उससे प्रदूषण भी बढ़ेगा। जिस क्षेत्र में उद्योग लगे हैं वहाँ पर लोग भी आकर रहेंगे, जिससे यहाँ पर संसाधन कम पड़ने लगेंगे और जैव विविधता को हानि पहुँचेगी। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है। मान लीजिए जब किसी क्षेत्र में ज्वाला उद्गार होता है तो उससे जो लावा निकलता है वो आसपास के क्षेत्र में फैलता है, और जो लावा होता है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वो उन्हें समाप्त करते हुए चलता है। तो मान लीजिए कि अब इसके रास्ते में वनस्पतियाँ हैं, अगर तो वनस्पतियाँ समाप्त हो गई तो इनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं जो आश्रित हैं वनस्पतियों पर वो भी समाप्त हो जाएंगे, जिससे जैव विविधता को हानि पहुँचेगी। ठीक है। इसके साथ है पृथ्वी एवं उल्कापिंड की टक्कर। ये दोस्तों हर समय नहीं होता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद या कभी कभार पृथ्वी से आकाश से आने वाले जो उल्कापिंड होते हैं वो टकराते हैं, और जब ये उल्कापिंड टकराते हैं तो यहाँ पर भयंकर मात्रा में तबाही लाते हैं। जिस स्थान पर ये टकराते हैं, जिस स्थान पर टकराते हैं और आसपास के क्षेत्र में भी जब टकराते हैं तो आसपास के क्षेत्र में भी तबाही लाते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु होती है, जिससे जैव विविधता को हानि होती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये कुछ कारण हैं। इसके अलावा अगर कोई आप कारण सोच सकते हैं जिससे जैव विविधता को हानि होती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधनों का अधिक प्रयोग। जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग भी जैव विविधता को हानि पहुंचाता है। इसके अलावा अंधविश्वास, इसकी वजह से भी जब जीव जंतुओं की बलि दी जाती है तब भी जैव विविधता को हानि होती है। सरकार की जो नीतियां होती हैं उसकी वजह से भी आपकी जैव विविधता को हानि होती है, और तकनीक का गलत इस्तेमाल करना भी आपकी जैव विविधता को हानि पहुंचाता है। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो जैव विविधता को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। तो अगर जैव विविधता को हानि हो रही है तो इसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, इसको हमें देखना है। ठीक है, कि उपाय क्या हो सकते हैं जैव विविधता को बचाने के लिए। ठीक है। तो जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियां हैं। ठीक है। वो दो विधियां कौन सी हैं? पहला है आपका इन सीटू, दूसरा है आपका एक्स सीटू। ठीक है। इन सीटू का मतलब होता है स्वास्थाने, और एक्स सीटू का मतलब होता है परस्थाने। ठीक है। अब स्वास्थान और परस्थान से आप थोड़ा परिचित होंगे कि स्वास्थान का मतलब होता है अपना स्थान। ठीक है। तो इन सीटू विधि क्या है? इसमें वह है, यह इन सीटू विधि वह है जिसमें पौधों अथवा जीवों का जो संरक्षण है वहीं किया जाता है जहां वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि एक ये क्षेत्र है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
तो इनका संरक्षण इसी स्थान पर किया जाएगा, ठीक है। यानी इस क्षेत्र को हम प्रतिबंधित कर देंगे कि कोई यहाँ पर आ नहीं सकता है, तो इनका संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर उनका संरक्षण प्राकृतिक रूप से करना, या प्राकृतिक रूप से जहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन सीटों के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं, जैसे नेशनल पार्क बना देना, सेंचुरी बना देना, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं आपकी, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं आपके जो, इन्हें बनाना, ये आपका क्या होता है, इन सीटू होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो आपका एक्स सीटू होता है, मतलब जिस स्थान पर जीव जंतु हैं वहाँ से निकाल करके उन्हें दूसरी जगह पर संरक्षित कर देना, ये आपका एक्स सीटू कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए एक स्थान पर, ए स्थान पर कोई जीव है तो उसे बी स्थान पर ले जा करके संरक्षित कर देना। जैसे आपके चिड़ियाघर होते हैं, चिड़ियाघर में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो उस स्थान के नहीं होते, बल्कि उन्हें दूसरी जगह से ला करके उन्हें वहाँ पर संरक्षित किया जाता है, ठीक है। उसके अंतर्गत भी देखेंगे कि इस सीटू में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब इन सीटू के अंतर्गत सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान। वह संरक्षित क्षेत्र जो वन्य जीवों की उन्नति एवं विकास के लिए, वन्य जीव जो वनों में रहने वाले जीव हैं उनकी उन्नति और विकास के लिए आरक्षित होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कि वन्य जीवों की उन्नति और विकास के लिए आरक्षित किया गया क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन क्षेत्रों में वृक्षों का कटाव, चारण, आखेट तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापों पर पूर्ण प्रतिबंधित रहता है। इस शब्द पे आपको फोकस करना होगा, पूर्ण प्रतिबंध रहता है, यानी कि इस क्षेत्र में मानव किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकता, ना तो कोई कटाव कार्य कर सकता, यानी वृक्षों को नहीं काट सकता, ठीक है, पशुओं को नहीं चरा सकता, शिकार नहीं कर सकता, यानी किसी प्रकार का काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस समय वर्तमान में भारत में 106 नेशनल पार्क हैं आपके, ठीक है। तो ये भी आपको संख्या याद रखनी है कि नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं, तो 106 हैं। दोस्तों इस चित्र के मैप के माध्यम से भारत में कुछ नेशनल पार्कों को दिखाया गया है, इसे भी आपको स्टेट वाइज याद रखना होगा। जैसे आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ है, हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन ये आपका हिमाचल प्रदेश है। वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर राजस्थान में बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्किम में कौन सा है, तो कंगचेजुंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम में है, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, काजीरंगा असम में है, सिरोही आपका है मिजोरम में है, सॉरी सिरोही आपका मणिपुर में है, सॉरी दोस्तों ये आपके मणिपुर वाला एरिया है। सिरोही और क्यूबुल लामजाओ ये दोनों आपके मणिपुर में, जहाँ पर अभी हिंसा चल रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में कौन से है, तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदर नेशनल पार्क, लिटिल रणथंभौर कच्छ, यानी कि लिटिल रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क आपका गुजरात में है। इसके अलावा शिवपुरी एमपी, वन विहार भोपाल जू आपकी एमपी, सतपुरा नेशनल पार्क एमपी, ठीक है, और बांधवगढ़ एमपी, कान्हा नेशनल पार्क एमपी, पेंच नेशनल पार्क दोस्तों एमपी और मध्य प्रदेश एमपी और महाराष्ट्र दोनों में, ठीक है। इसके बाद आपका वांसडा आपका ये भी गुजरात में, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, ठीक है। नागाजरी ये भी महाराष्ट्र है,
टडोबा ये भी महाराष्ट्र में है आपका, ठीक है। इंद्रावती ये आपका आंध्र प्रदेश है। कनकर वैली ये भी आंध्र प्रदेश है। इक्ष्वाका ये आपका तेलंगाना है। इसके अलावा मोलेन नेशनल पार्क ये भी आपका पड़ता है महाराष्ट्र में ही है मोलेन। डंडेली नेशनल पार्क कर्नाटक। नागरहोल कर्नाटक। बांदीपुरा कर्नाटक, ठीक है। बन्नरघट्टा सफारी नेशनल पार्क ये भी आपका कर्नाटक में ही है। इसके अलावा दोस्तों साइलेंट वैली आपकी केरल में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये आपका केरल में है। दोस्तों संजय गांधी आपका महाराष्ट्र में नेशनल पार्क है, जबकि इंदिरा गांधी केरल में नेशनल पार्क है। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। इसके बाद गुंडी नेशनल पार्क आपका मद्रास में। सैडल पीक नेशनल पार्क और बटन नेशनल पार्क आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप गूगल से भी जा कर के एक बार इनकी लिस्ट देख सकते हैं कि 106 जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं। प्रमुख हमने बता दिए हैं आपको। इसके बाद दोस्तों अभयारण्य यानी सेंचुरी, इसे हम वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? यह संरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों के बचाव और देख रेख के लिए आरक्षित रहता है, ठीक है। नेशनल पार्क में देखा कि उसमें मानव किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकता, लेकिन सेंचुरी में जीवों के बचाव और देख रेख के लिए किया जाता है तथा यहाँ कुछ सीमा तक मानवीय क्रियाकलाप जैसे घास काटना, कृषि आदि की अनुमति होती है, अभयारण्य कहते हैं। देखिए नेशनल पार्क में कोई अनुमति नहीं होती है, लेकिन अभयारण्य में मानवीय क्रियाकलाप की कुछ सीमा तक अनुमति होती है, ठीक है। भारत में 567 आपकी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कह सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कितनी है, तो वो है आपकी 567, ठीक है। इस मैप में दोस्तों आप भारत में पाई जाने वाली कुछ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को देख सकते हैं, ठीक है। इसे आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। अगर हम यहाँ पे आपको बताने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। जैसे पंचमढ़ी है, ये आपका एमपी में है, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड। तो इस प्रकार आप करके देख लीजिएगा इन्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जो जैवमंडल क्षेत्र होते हैं वो क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व या कंजर्वेशन। ये एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे विभिन्न खंडों में बांटकर प्रत्येक खंड का उपयोग विशिष्ट क्रिया के लिए किया जाता है। यानी पार्टिकुलर एक क्षेत्र होता है, उसको अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है और इन खंडों का उपयोग एक विशिष्ट क्रिया के लिए किया जाता है, ठीक है। तथा एक विशिष्ट खंड में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है। यानी सभी खंडों में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति नहीं होती है, लेकिन किसी विशिष्ट खंड में होती है, ठीक है। एक जो जैवमंडल होता है आपका मुख्यतः 3 खंडों में विभक्त होता है, ठीक है। यानी जैवमंडल में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। प्रथम खंड जिसे केंद्रीय खंड या कोर कहते हैं, यहाँ कानूनी रूप से संरक्षित रहता है, यानी यहाँ पर कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकता है। द्वितीय खंड यानी प्रतिरोधक खंड होता है आपका, इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं जिन पर शैक्षिक और शोध गतिविधियाँ चलती हैं, ठीक है। कोर में आपने देखा कि कानूनी रूप से पूर्णतः संरक्षित है, और जो आपका प्रतिरोधक है वहाँ पे शैक्षिक और शोध कार्य चलते रहते हैं। जो आपका तृतीय खंड होता है यानी परिचालन खंड होता है, ये जैवमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। यहाँ पर मानवीय क्रियाएं जैसे खेती करना, पेड़ों से प्राप्त उत्पादों को एकत्रित करना, जानवरों के लिए घास काटना इत्यादि की अनुमति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप की थोड़ी बहुत अनुमति होती है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों आपके 18 हैं। कितने? 18। इस मैप के माध्यम से दोस्तों भारत में पाए जाने वाले 18
बायोस्फीयर रिजर्व को बताया गया है। जैसे कोल्ड डिजर्ट आपका उत्तराखंड, कोल्ड डिजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश है, नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। देहांग और देबांग ये आपके अरुणाचल प्रदेश हैं। डिब्रू सैखोवा ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश है। मानस ये आपका असम है। नोकरेक मेघालय है। खांगजे चेंग जोंगा ये सिक्किम है। इसके बाद ग्रेट रन ऑफ कच्छ ये आपका गुजरात में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एमपी। पंचमढ़ी एमपी। अचन कमार अमरकंटक ये भी एमपी है। सिमलीपाल ओडिशा है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी आपका तमिलनाडु। अगस्तमलाई केरल में है। गल्फ ऑफ मन्नार आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। शेषाचलम हिल्स ये आपका तमिलनाडु में है। और ग्रेट निकोबार ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके इन मैप्स को देखते हुए आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं। तो 18 हैं, ठीक है दोस्तों। जो बायोस्फीयर रिजर्व हमने बताया कि किसी भी क्षेत्र को 3 खंडों में बांट करके उसका संरक्षण किया जाता है। पहले कोर एरिया होता है, नो ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि मानव क्रिया पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। इसके बाद आपका प्रतिरोधक जोन होता है जिसे आप बफर जोन कहते हैं, और यहाँ पर यात्राएं की जा सकती हैं। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल यानी कि पशुओं को चराया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर शोध कार्य भी चलते रहते हैं। इसके बाद होता है आपका ट्रांजिशन जोन, ये आपका ट्रांजिशन जोन है। यहाँ पर अलाउस ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड क्रॉप कल्टीवेशन यानी मानव यहाँ पर घर भी बना सकता है और कृषि भी कर सकता है, ठीक है। और ये कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको दिखाए गए हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब इन सीटू पार्ट का हिस्सा है। इसके बाद होता है दोस्तों, एक होता है परिस्थान संरक्षण यानी इन सीटू। इसके अंतर्गत जीव जंतु और वनस्पतियों का संरक्षण उनके मूल आवास से दूर स्थापित विभिन्न स्थानों, अप्राकृतिक घर, जीन बैंक तथा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। यानी देखने वाली बात है कि उनके मूल आवास से दूर दूसरे स्थानों में किया जाता है इनका संरक्षण, वो आपका एक सीटू होता है। वर्तमान समय में ऊतक संवर्धन द्वारा पादप संरक्षण कार्यक्रम अधिक उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे आपका एक्वेरियम है, बोटोनिकल गार्डन्स हैं आपके, क्रायो प्रिजर्वेशन है, डीएनए बैंक है, जू यानी चिड़ियाघर होते हैं आपके। ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी इक्स सीटू के उदाहरण होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि जो जैव विविधता है उनको हानि पहुंचाने वाले कारण कौन कौन से हैं, जिसमें हमने आपको 12-13 कारण बताए। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण के उपाय क्या हैं, जिसमें हमने 2 विधियां बताई, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू के अंतर्गत नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, जबकि एक्स सीटू के अंतर्गत आपके आते हैं जैसे जू है, बोटोनिकल गार्डन्स, एक्वेरियम है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, डीएनए बैंक है। ये सभी आपके एक सीटू के उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4, जैव विविधता का पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।